प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में आज हम कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका के कार्य, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहला कार्य है कार्यकारी कार्य। कार्यपालिका देश के कार्यकारी प्रमुख होने के नाते देश के प्रशासन के संचालन व व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों, नीतियों व योजनाओं को लागू करने का कार्य करती है। इस प्रकार इस कार्य के लिए मुख्य कार्यपालिका या कार्यपालिका प्रमुख को एक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जो उसे सहयोग व सलाह दे सके, उसकी विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। इस क्रम में राजनीतिक व प्रशासनिक नियुक्तियां की जाती हैं। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका द्वारा बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उसकी सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अलावा महान्यायवादी, महान्यायाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारी, राजभाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, सुरक्षा परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, लोकसभा व राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन सेना प्रमुख आदि की नियुक्ति करता है। इनमें से अधिकांश को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री प्रधानमंत्री के अलावा व्यक्तिगत रूप से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। इस प्रकार कार्यपालिका द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्त का देश की प्रशासनिक, कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, कार्मिक व्यवस्था आदि बनाए रखती है। दूसरे प्रकार का कार्य है विधायी कार्य। जैसा आप लोगों को मालूम है कि व्यवस्थापिका, वैसे तो व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य विधायी बनाना, विधेयक बनाना होता है, लेकिन कार्यपालिका इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यवस्थापिका के विधायी कार्य में भाग लेने के क्रम में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सत्र या अधिवेशन बुलाने व सत्रावसान करने का अधिकार रखती है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका के रूप में संयुक्त अधिवेशन बुलाने, विलंबित विधेयकों के संबंध में संदेश भेजने व सदन को संबोधित करने व अभिभाषण देने का अधिकार रखता है। भारत में किसी विधेयक को लागू करने के लिए दोनों सदनों में बहुमत से पारित करवाने के बाद राष्ट्रपति से अनुमति या स्वीकृति लेना आवश्यक है। जब संसद कोई विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति दे सकता है या विधेयक पर अनुमति रोक सकता है या धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक के अलावा अन्य किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। संसद इस विधेयक को पुनः पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजती है तो राष्ट्रपति को जब अब इस पर अपनी अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यों की विधायी प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप रखता है। राज्यों के राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेज सकते हैं। इस स्थिति में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाती है, परंतु पुनर्विचार के बाद आए विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। व्यवस्थापिका के सत्र में न होने पर किसी कानून के आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर ऐसा कानून बना सकती है। यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए लागू रहता है। भारत में
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय कार्य। कार्यपालिका के पास वित्तीय कार्यों का करने के लिए जैसे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है बजट। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करवाना, पारित करना व लागू करवाना होता है। सामान्यतः किसी देश के बजट में विगत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा, आगामी वित्तीय वर्ष के आय व्यय के अनुमान तथा विभिन्न आर्थिक नीतियों व लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। भारत में राष्ट्रपति द्वारा अपने सहयोगियों सामान्यतः वित्त मंत्री से बजट बनवाया जाता है तथा सदन में स्वीकृति हेतु रखवाया जाता है। यहाँ इस पर बहस व मतदान होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लागू किया जाता है। तो इस प्रकार भारत के संचित निधि से किसी धन की निकासी के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, जो धन विधेयक होता है तथा उपरोक्त प्रावधान इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान जैसे अनुदान विधेयकों के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति को भारत के आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड का संरक्षक बनाया गया है। अतः राष्ट्रपति किसी आकस्मिक खर्चे के लिए इसमें से अग्रिम धन देने के लिए सशक्त है, जिससे बाद में संसद में अनुमोदन करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन पर नियंत्रण। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था, सत्ता भ्रष्ट करती है तथा पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। अतः प्रशासन को स्वच्छंद एवं कार्यकारी बनाने से रोकने के लिए तार्किक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कार्यपालिका कई उपायों द्वारा प्रशासन पर तार्किक नियंत्रण करती है। वर्तमान शासन व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित करने, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रशासन के लक्ष्य को पूरा करने, संबंधित राजनीतिक दल की घोषणाओं को यथार्थ रूप प्रदान करने के लिए कार्यपालिका विभिन्न नीतियां बनाती है। मंत्री परिषद द्वारा निरूपित एवं स्वीकृत ये नीतियां विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं, जो प्रशासन तंत्र के कार्यक्रम को निर्धारित करती हैं। यद्यपि कानून निर्माण में स्वीकृति का मुख्य दायित्व व्यवस्थापिका का पर है, तथापि कानून का प्रारूप कार्यपालिका द्वारा निर्मित किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून को अगर वो प्रत्यायोजित विधान द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बना दी जाती है, उसके बाद कार्यपालिका में प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से उसके खालिस्तान बढ़ने का अधिकार कार्यपालिका को है। कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण का चौथा उपाय वार्षिक प्रतिवेदन है। प्रशासन के विभिन्न अंगों तथा आयोगों द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन भेजा जाता है, जिनमें वर्ष भर में किए गए क्रियाकलापों, आय व्यय के साथ अन्य सिफारिशों का उल्लेख भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक कार्य। न्यायालयों की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, व्यवस्थापिका द्वारा पारित महाभियोग की स्वीकृति आदि कार्यपालिका द्वारा दी जाती है। भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड में निम्न परिवर्तन कर सकता है। क्षमा, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी सजा यथा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या अन्य कारावास या सजा को राष्ट्रपति पूर्ण रूप से माफ कर सकता है। प्रतिविलंब, इसके अंतर्गत मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर विलंबित किया जा सकता है। विराम, विशेष कारणों से दंड को कम करना, उदाहरण गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को कारावास में परिवर्तित करना। परिहार, इसके अंतर्गत दंडादेश की प्रवृत्ति
प्रकृति के में परिवर्तित किए बिना सजा को मात्रा में कम किया जाता है। 7 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष करना। लघुकरण, इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर दंड को हल्का किया जाता है। उदाहरणतः मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन शक्तियाँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कार्यपालिका में हमारे भारत के देश में भी राष्ट्रपति में संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। उन आपातकालीन शक्तियों में संसद अगर भारत में राष्ट्रपति द्वारा शुरू में 2 माह के लिए तथा संसद की स्वीकृति के बाद 6 माह के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह के लिए संसद की स्वीकृति से आपातकाल को अनिश्चित काल तक के जारी रखा जा सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के निलंबन, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश, केंद्र राज्य वित्त संसाधनों का बंटवारा तथा राज्य सूची पर विधान निर्माण के आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए धारा 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल होता है तो सर्वोच्च कार्यपालिका को यह समाधान हो जाए कि देश के किसी भाग में वित्तीय स्थायी संकट है तो वह सरकारी खर्चों में कटौती, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में आवश्यक कटौती, किसी सेवा पर प्रतिबंध या सभी के लिए निश्चित अवैतनिक सेवा की घोषणा की जा सकती है। भारत में अब तक इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य कार्य। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका द्वारा बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए तथा देश में शांति स्थापित करने के लिए सैन्य कार्य किए जाते हैं। लगभग सभी देशों में सर्वोच्च कार्यपालिका को सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है तथा इस शक्ति पर लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति को सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति, युद्ध, शांति की घोषणा तथा रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कूटनीतिक कार्य। वैश्वीकृत विश्व में प्रत्येक राष्ट्र अपनी जरूरतों, आवश्यकताओं, लाभ के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर करता है। अतः प्रशासन के कार्यों में यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में होता है। कूटनीतिक संबंधों के लिए कार्यपालिका द्वारा विभिन्न देशों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक मामलों पर संधियां व समझौते किए जाते हैं। इनके अनुसार अन्य देशों में उच्चायुक्त, राष्ट्रमंडल देशों में व राजदूत अन्य देशों में देश के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सम्मेलनों व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघों, मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्यपालिका देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा अधिक से अधिक जन समर्थन प्राप्त करने के लिए व जन कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। विभिन्न मुद्दों को उठाना, व्यवस्थापिका को उसे अवगत कराना, विभिन्न आवश्यक मुद्दों को विभिन्न विषयों पर कानून व योजनाएं पारित करवाना, जन समस्याओं की सुनवाई, उनका निराकरण, जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियां आदि कार्य करती है। इसके बाद लास्ट में आता है विविध कार्य। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विविधता होती है और उसके अनुसार कार्यपालिका को विशेष कार्य करने पड़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में विशेष कार्य सौंपे गए हैं। संघ या संसद सचिवालय में सेवा देने वाले कार्मिकों की भर्ती करना व सेवा शर्तें तैयार करना, देश में अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करना, किसी जाति को उपरोक्त सूची में शामिल करना या बाहर करना, अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करना, विभिन्न जातीय आयोगों, राजभाषा आयोग, विधि आयोग, अंतर्राज्य परिषद का गठन आदि विविध कार्य के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कार्यपालिका किसी परिवार के मुखिया की तरह अपने अधीनस्थों को पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन और संरक्षण करती है। धन्यवाद।